फेयर वेदर फ्रेंड। ये फ्रेज एक ऐसे इंसान को डिस्क्राइब करता है जिसकी दोस्ती बिल्कुल मौसम की तरह होती है। फेयर वेदर का मतलब होता है अच्छा, साफ मौसम। तो इसके बारे में ऐसे सोचिए, जब तक आपकी लाइफ में सब ठीक है, सब आसान है, तब तक ये दोस्त आपके साथ खड़ा है। लेकिन जैसे ही मौसम बिगड़ता है, मतलब कोई मुश्किल आती है, कोई परेशानी होती है, तो ये दोस्त कहीं नजर नहीं आते। इनकी दोस्ती सच्ची या गहरी नहीं होती, बल्कि सिर्फ सुविधा और अच्छे वक्त पर टिकी होती है। इस फ्रेज को अक्सर तब इस्तेमाल किया जाता है जब कोई इंसान एक मुश्किल दौर से निकलता है, जैसे कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो या कोई पर्सनल क्राइसिस। ऐसे ही वक्त में ये एहसास होता है कि कौन सच में परवाह करता है और कौन सिर्फ अच्छे समय का साथी था। तो ये फ्रेज उस दुख भरे एहसास को, उस रियलाइजेशन को बयान करता है जब पता चलता है कि कुछ रिश्ते कितने खोखले थे। When I lost my money, I realized who my fair weather friends were. पेनेलोपीज वेब। ये इडियम एक ऐसे काम या ऐसी सिचुएशन के लिए यूज होता है जो कभी खत्म ही नहीं होती। आप उस पर कितनी भी मेहनत करें, उसे कितना भी आगे बढ़ाएं, हर बार कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है कि सारी प्रोग्रेस जीरो हो जाती है और आप ठीक वहीं पहुंच जाते हैं जहां से शुरू किया था। ये एक एंडलेस साइकिल जैसा है जो इंसान को थका देता है। इसमें आगे बढ़ने का सिर्फ एक धोखा होता है, एक इल्यूजन, लेकिन मंजिल कभी नहीं आती। इसे ऐसी फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशंस में यूज करते हैं जहां लगातार कोशिश करने के बाद भी कोई फाइनल रिजल्ट नहीं मिलता। ये घर के रोज के काम से लेकर ऑफिस के बड़े प्रोजेक्ट्स तक किसी भी चीज पर अप्लाई हो सकता है। ये उस थकान और निराशा को एक्सप्रेस करता है जो तब महसूस होती है जब किसी काम का कोई अंत दूर दूर तक दिखाई ना दे। Cleaning this house with 3 kids is like Penelope's web. क्रीचर ऑफ हैबिट। ये फ्रेज एक ऐसे इंसान के लिए है जो अपनी रोज की आदतों और रूटीन से बंधा हुआ होता है। ऐसे लोगों को एक सेट दिनचर्या में ही आराम और सुकून मिलता है। उनका हर काम एक फिक्स टाइम पर, एक फिक्स तरीके से होता है, और अगर इस रूटीन से जरा सा भी इधर उधर कुछ हो जाए तो वो बेचैन और अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। उन्हें बदलाव आमतौर पर पसंद नहीं आता, क्योंकि उनकी दुनिया उनकी जानी पहचानी आदतों के आसपास ही चलती है। इस फ्रेज का इस्तेमाल तब होता है जब हम किसी ऐसे इंसान को डिस्क्राइब कर रहे हों जिसका बिहेवियर काफी प्रिडिक्टेबल हो। मतलब आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कब क्या करेंगे। ये उनके नेचर की एक खास बात को हाईलाइट करता है, जहां डिसिप्लिन और रूटीन की अहमियत सबसे ज्यादा होती है। ये उनके आदत के पक्के होने को दिखाता है। My grandfather is a creature of habit and eats at 6 p.m. sharp. हिट द रूफ। इसका सीधा सा मतलब है अचानक से बेहद तेज गुस्सा आ जाना, आग बबूला हो जाना। ये गुस्से का एक धमाका, एक एक्सप्लोजन जैसा है। इसकी तस्वीर ऐसे बना सकते हैं कि किसी का गुस्सा इतना ज्यादा है कि वो उछलकर छत से जा टकराए। ये हल्की फुल्की नाराजगी बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये वो सिचुएशन है जहां इंसान अपना आपा खो देता है और गुस्सा उसके कंट्रोल से बाहर हो जाता है। ये इडियम आमतौर पर तब इस्तेमाल किया जाता है जब कोई बुरी खबर सुनने पर या कोई बड़ी गलती देखने पर एक बहुत ही पावरफुल और गुस्से से भरा रिएक्शन होता है। ये उस पल को डिस्क्राइब करता है जब किसी का सब्र, किसी का पेशेंस खत्म हो जाता है और वो गुस्से से फट पड़ता है। इससे उस रिएक्शन की शिद्दत, उसकी इंटेंसिटी का पता चलता है। डैड विल हिट द रूफ व्हेन ही सीज द डेंट इन द कार। स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। इस फ्रेज का मतलब है किसी काम को बिल्कुल जीरो से शुरू करना, एकदम शुरुआत से। ये ऐसी सिचुएशन है जहां आपके पास पहले से तैयार कुछ भी नहीं है, ना कोई पुराना काम, ना कोई फाउंडेशन, ना ही कोई स्टार्टिंग एडवांटेज। सब कुछ बिल्कुल जमीन से नए सिरे से खड़ा करना पड़ता है। यहाँ स्क्रैच का मतलब उस शुरुआती लकीर से है जिसके पीछे कुछ भी नहीं होता। इसका इस्तेमाल अक्सर ऐसी सिचुएशंस में होता है जहां सब कुछ खत्म हो चुका हो। मान लीजिए कोई बिजनेस फेल हो गया या कोई बड़ा नुकसान हुआ है और अब एक पूरी तरह से नई शुरुआत करना ही आखिरी रास्ता बचा है। ये एक कंप्लीट रीस्टार्ट को दिखाता है, जहां पुरानी चीजों को सुधारने की अब कोई गुंजाइश नहीं है। ये एक नई शुरुआत का प्रतीक है। आफ्टर द फायर दे बिल्ट देयर होम स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच। पुल अ लॉन्ग फेस। ये फ्रेज उस खास फिजिकल एक्सप्रेशन को डिस्क्राइब करता है जब किसी का चेहरा दुख, निराशा या गहरी उदासी से, आप कह सकते हैं, नीचे की तरफ थोड़ा झुक जाता है। जरा सोचिए, जब कोई ऐसी खबर सुनता है जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आई, तो उनके चेहरे की जो मसल्स हैं वो अनजाने में ही रिलैक्स हो जाती हैं। इससे चेहरा थोड़ा लंबा सा, थोड़ा लटका हुआ सा दिखने लगता है। तो ये एक फौरी, एक इमीडिएट और बहुत ही साफ दिखने वाली इमोशनल रिएक्शन है।
तो इसका इस्तेमाल अक्सर ऐसी सिचुएशंस में होता है जहां कोई शख्स किसी डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ या किसी अनचाहे नतीजे पर तुरंत रिएक्ट करता है। ये उस पल को, उस मोमेंट को कैप्चर करता है जब उनकी निराशा उनके चेहरे पर साफ साफ झलक जाती है, बिना कुछ कहे। जैसे इस सेंटेंस में, ही पुल्ड अ लॉन्ग फेस व्हेन ही सॉ हिज एग्जाम रिजल्ट्स। ईजी डज इट, ये एक बहुत ही नर्म और सावधान करने वाला निर्देश है। इसे एक जेंटल वार्निंग यानी एक कोमल चेतावनी की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब है कि किसी काम को जल्दबाजी में नहीं करना है, बल्कि धीरे धीरे, आराम से और पूरी एहतियात के साथ करना है। ये खास तौर पर तब कहा जाता है जब परिस्थिति थोड़ी नाजुक हो। अच्छा, ये फ्रेज ऐसी सिचुएशंस में बहुत काम आता है जहां कोई नाजुक चीज हैंडल कर रहे हो, या कोई पोटेंशियल खतरा हो, या फिर जहां काम में बहुत ज्यादा सावधानी और प्रिसिजन की जरूरत हो। ये बेसिकली गलती से बचने के लिए एक याद दिलाने का काम करता है। जैसे कि ईजी डज इट, दैट बॉक्स इज फुल ऑफ ग्लास। हार्ड नट टू क्रैक, ये इडियम दो अलग अलग लेकिन रिलेटेड कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल होता है। पहला, ये एक ऐसी मुश्किल समस्या या पहेली के लिए कहा जाता है जिसे सुलझाना आसान ना हो। और दूसरा, ये एक ऐसे इंसान के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है जो जज्बाती तौर पर बहुत बंद हो, जिसे समझना या उस पर असर डालना बहुत मुश्किल काम हो। तो इसका प्रयोग ऐसी चुनौतियों के लिए किया जाता है जिन्हें पार करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत, दिमाग और लगातार कोशिश की जरूरत पड़ती है। ये चुनौती चाहे कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो, कोई कॉम्प्लेक्स पजल हो, या फिर किसी इंसान का जटिल व्यवहार हो, मतलब कॉम्प्लेक्स बिहेवियर। जैसा इस जुमले में देखते हैं, दिस कोडेड लॉक इज अ हार्ड नट टू क्रैक। व्हाइट एलिफेंट, ये इडियम एक ऐसी चीज या संपत्ति के लिए इस्तेमाल होता है जो देखने में तो बहुत शानदार, बहुत इंप्रेसिव और कीमती लगती है, लेकिन असल में वो एक बोझ होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसकी देखभाल करना, उसे मेंटेन करना बहुत महंगा होता है और आखिर में उससे कोई खास फायदा या यूज नहीं मिलता। ये इडियम खास तौर पर बड़े महंगे प्रोजेक्ट्स या ऐसी चीज़ों के लिए बिल्कुल सही बैठता है जो शुरुआत में तो बहुत उम्मीदें जगाते हैं, लेकिन वक्त के साथ उनकी उपयोगिता, उनकी यूटिलिटी ख़त्म हो जाती है और वो सिर्फ पैसा और संसाधन यानी रिसोर्सेज बर्बाद करते रहते हैं। इसके लिए एक बेहतरीन मिसाल है, द न्यू स्टेडियम बिकेम अ व्हाइट एलिफेंट आफ्टर द ओलंपिक्स। ओपन सीक्रेट, इस फ्रेज में एक विरोधाभास है, एक पैराडॉक्स। ये एक ऐसी जानकारी को डिस्क्राइब करता है जो कागजों पर या आधिकारिक तौर पर तो गुप्त रखी जाती है, मतलब ऑफिशियली इट्स अ सीक्रेट, लेकिन हकीकत में वो एक खास ग्रुप के लोगों के बीच आम बात बन चुकी होती है। सबको पता है, पर कोई खुलकर इस बारे में बोलता नहीं है। इस फ्रेज का इस्तेमाल तब होता है जब कोई बात आपस में सबको पता हो और उसके बारे में प्राइवेटली चर्चा भी होती हो, लेकिन उसे सार्वजनिक तौर पर यानी पब्लिकली एक्नॉलेज या स्वीकार नहीं किया जाता। इससे एक ऐसी स्थिति बनती है जिसे शेयर्ड अनस्पोकन नॉलेज कहते हैं, मतलब सब जानते हैं पर अनजान बने रहते हैं। जैसा इस आखिरी मिसाल में है, देयर अफेयर इज एन ओपन सीक्रेट इन द ऑफिस।